एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ूफिलिक बडी। आज की हमारी वीडियो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उन्हें एक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये एनर्जी सेल्स को तब मिलती है जब बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं। इन केमिकल रिएक्शन की अकरेंस के लिए बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। ये ऑक्सीजन बॉडी को कैसे मिलती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के रूट से, जिसके थ्रू ऑक्सीजन बॉडी में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सेल्स का ही वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर आ जाता है। एक्सहेल कर देते हैं हम CO2 या फिर एक्सपायर करते हैं हम CO2 को। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक रूट है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है और CO2 जो कि सेल्स का ही वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर आ जाता है। अब हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए रेस्पिरेशन की, जो कि है प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 इज गिवन आउट। हमारी बॉडी में दो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ऑक्सीजन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर यानी एक्सहेल करते हैं। ऑल्सो हमारी फर्स्ट ब्रीथ जो है वो जन्म के बाद होती है। जब बेबी क्राई करता है तब वो फर्स्ट टाइम ब्रीथ करता है। मतलब बेबी जब मदर की वूम में प्रेजेंट होता है तब वह अपने आप से ब्रीथ नहीं करता, क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना मैच्योर नहीं होता है। तो वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर की वूम के अंदर से गैसियस एक्सचेंज करता है। अगला पॉइंट है रेस्पिरेटरी रेट का। एक हेल्दी एडल्ट में रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सबसे पहले रेस्पिरेशन 2 टाइप्स का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल हमने बात कर ली है। इसमें इम्पॉर्टेंट रोल ब्लड का है, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड ऑक्सीजन को लंग्स से टिश्यूज़ तक लेके जाता है एंड CO2 को टिश्यूज़ से लंग्स तक लेके आता है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज दैट इज O2 एंड CO2 बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। रेस्पिरेटरी गैसेस O2 और CO2 का एक्सचेंज होना लंग्स और ब्लड में। इंटरनल रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। गैसेस का एक्सचेंज होना बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, इसे कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेटरी गैसेस हमारे पास दो हैं, ऑक्सीजन O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2। अगली बात है फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। मैंने जूम कर दिया, पर आराम से इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं और मैं समझाती भी हूँ साथ साथ। कि पहला है आपका इंस्पिरेशन। फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में पहला आता है इंस्पिरेशन। अब इंस्पिरेशन में क्या होता है? एयर एंटर्स द लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर। मतलब एयर लंग्स में एंटर करती है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हवा से, वातावरण से जो हवा है वो लंग्स में एंटर करती है। एयर enters the lung from atmosphere. नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस? इसका मतलब ये है कि इसमें एनर्जी खर्च होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन क्या है? एयर लीव्स द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर। लंग्स से एयर एटमॉस्फेयर में जाती है। ये एक पैसिव प्रोसेस है ना। व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव प्रोसेस? पैसिव प्रोसेस का मतलब है कि इसमें एनर्जी का खर्च नहीं होता है। अब हम आते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे। कौन कौन से सिस्टम रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं? उन्हें कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये सारे ऑर्गन्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इन्हें ऑल टुगेदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं। सबसे पहले आता है आपका नोज, देन कम्स नेजल कैविटी, उसके बाद फेरेनेक्स, देन लैरिनेक्स। लैरिनेक्स को और क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। ये तीनों मिला के बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट।
एंड लैरिंक्स के बाद शुरू हो जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो ट्रैकिया एक लॉन्ग विंड पाइप है। ट्रैकिया बाइफरकेट हो जाता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में, जिसको प्लूरल बोलते हैं ब्रोंकाई एंड सिंगुलर बोलते हैं ब्रोंकस। राइट ब्रोंकाई राइट लंग में और लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में। फर्दर ब्रोंकस डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल्स क्या हैं? स्मॉल एयर पैसेजेस हैं एंड एंड होते हैं एल्वुलाई पे। अब एल्वुलाई क्या है? एल्वुलाई ऐसे एयर सैक्स हैं जिनसे गैशियस एक्सचेंज होता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक को। नोज, फेरिनेक्स, लैरिंक्स, ये तीनों मिलकर बनाते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। और ट्रैकिया और 2 ब्रोंकाई, 1 ब्रोंकस टू ईच लंग, ये दोनों मिलकर बनाते हैं ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। नेक्स्ट है आपका ब्रोंकियोल्स एंड एल्वुलाई, 2 लंग्स, प्लूरा एंड मसल्स ऑफ ब्रीदिंग। और ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री, ये मिलके बनाते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। मैं एक बार जूम करके दिखा देती हूँ फिगर। केयरफुली लुक एट द लेबलिंग्स एंड दीज आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब आते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट पे। रेस्पिरेटरी यूनिट जो ब्रोंकियोल्स हैं वो और एल्वुलाई, उसे एक साथ बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट्स। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं, जो ब्रोंकियोल्स हैं उनको और एल्वुलाई को एक साथ बोलते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट, या फिर उन्हें कहते हैं पैरेन्काइमा ऑफ लंग्स, दैट इज टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, पैरेन्काइमा ऑफ लंग्स दैट इज टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। सो हमने पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक देखा था कि ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो रही हैं। सो ब्रोंकियोल्स फर्दर एल्वुलाई में डिवाइड हो रही हैं। इसे कहते हैं टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो कि मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो मेन एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो ब्रोंकियोल्स एंड एल्वुलाई में होता है। सो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होते हैं एल्वियोलर डक्ट में एंड फर्दर एल्वियोलर सैक में। इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट। नाउ अब हमें पता होना चाहिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की डेफिनेशन के बारे में। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन क्या है? इट इज़ अ मेम्ब्रेन थ्रू विच exchange of gases between alveoli and blood takes place. Next is functions of respiratory tract. Functions of respiratory tract, सबसे पहला और मेन फंक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वो है गैशियस एक्सचेंज। अब मेन फंक्शन है गैशियस एक्सचेंज का, उसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? उसे इस तरह एक्सप्लेन किया जाता है कि ऑक्सीजन O2 एंड CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना, ब्लड ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसफ़र करना और CO2 को एक्सक्रीट आउट करना, ये प्रोसेस कहलाता है गैस एक्सचेंज या गैशियस एक्सचेंज कह सकते हैं इसको। सेकेंड पॉइंट आता है आपका वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर, सो जो एयर हम इनहेल करते हैं वो वार्म भी हो सकती है, कूल भी हो सकती है, ड्राई भी हो सकती है और मॉइस्ट भी हो सकती है। जब एयर नेज़ल पैसेज में होती है तब एयर वार्म होती है। वार्म कैसे होती है? जो हमारा नोज़ है वहाँ नेज़ल पैसेज प्रेजेंट है जिसमें रिच ब्लड सप्लाई होता है। सो रिच ब्लड सप्लाई की वजह से जो भी एयर एंटर करती है वो वार्म हो जाती है। और ह्यूमिडिफाइंग एयर का क्या मतलब है? जो ड्राई एयर एंटर करती है उसे पहले मॉइस्ट करते हैं, उसमें पहले मॉइस्चर ऐड किया जाता है, उसे बोलते हैं ह्यूमिडिफाइंग एयर। जो नेज़ल पैसेज में म्यूकोसा प्रेजेंट होता है वो सबसे पहले मॉइस्चर ऐड करता है ताकि ड्राई एयर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को कोई नुकसान, कोई हार्म ना करे। अगला पॉइंट है ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का क्या मतलब है? सेंस ऑफ स्मेल। जो हमारी नेज़ल पैसेज है उसमें रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि स्मेल को सेंस करते हैं। ऑल्फैक्शन मतलब सेंस ऑफ स्मेल। अगला पॉइंट है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन यानी बोलना।
लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वो लैरिंक्स यही रोल प्ले करता है। प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। जो एयर हमारी नोज़ में एंटर करती है उसमें डस्ट पार्टिकल भी हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नोज़ में डस्ट पार्टिकल ट्रैप करने के लिए हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर वहाँ से भी इस्केप हो बच गए तो म्यूकोसा में चिपक जाते हैं। अगर वहाँ से भी इस्केप हो गए तो एल्यूलाई में मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल को इनगल्फ कर लेते हैं यानी खा जाते हैं। अगर इन तीनों वे में भी डस्ट पार्टिकल नहीं जाते तो कफिंग या स्नीजिंग रिफ्लेक्स के ज़रिए बाहर फोर्सफुली आ जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स। अगला पॉइंट है डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में क्या जानना चाहिए हमें कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका अपना ओन डिफेंस मैकेनिज्म है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एंटीजन से फाइट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। हमारी बॉडी में जब CO2 एक्सपायर होती है यानी जब हम CO2 को बाहर छोड़ते हैं तब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी बाहर आ जाता है। इसी प्रक्रिया से, इसी प्रोसेस से, इसी फिनोमिना से, इसी मेथड से मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस बना हुआ है। अगला पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जब हम एक्सपायर करते हैं तब वाटर के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज हीट भी कह सकते हो, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस होती है। इसी से रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर बना हुआ है। अगला पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। CO2 में ज़्यादा CO2 अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सेल का ज़्यादा फास्ट हो गया, CO2 ज़्यादा बनेगा। CO2 जब हम एक्सपायर करते हैं तो उसके थ्रू एसिड बेस बैलेंस रेगुलेट होता है। सबसे लास्ट पॉइंट है स्वेलिंग रिफ्लेक्स या फिर डेग्लूटेशन रिफ्लेक्स। स्वेलिंग के दौरान ब्रीदिंग का प्रोसेस टेम्पररीली स्टॉप हो जाता है। ये बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए होता है, बहुत ही एकदम फॉर फ्यू सेकेंड्स भी नहीं कह सकते, बड़ा स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये टाइम पीरियड होता है। और ये क्यों होता है? ताकि विंड पाइप में फूड पार्टिकल ना एंटर हो जाए, ट्रांसफर ना हो जाए। एक बार जूम करके मैं आपको एक बार फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक दिखा देती हूँ। गैशियस एक्सचेंज पढ़ा हमने, उसके बाद हमने पढ़ा वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर, देन कम्स ऑल्फैक्शन, वोकलाइजेशन डिस्कस किया हमने, प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल थ्रू कफिंग रिफ्लेक्स एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स, डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ा हमने, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस पढ़ा, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर पढ़ा, रेगुलेशन ऑफ एसिड एंड बेस बैलेंस पढ़ा, देन लास्ट हमने जाना स्वेलोइंग रिफ्लेक्स या फिर डेग्लूटेशन रिफ्लेक्स के बारे में। That's it regarding respiratory system, its function, structure, organs, respiratory unit, and lastly, thanks for watching this video till end.